हेलो फ्रेंड्स, एचएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 150 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचएससी द्वारा पिछले 6 से 7 सालों के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस में रिपीटिशन नहीं मिलेगी। हिंदी के सभी टॉपिक जो हैं इस वीडियो से आपको कवर होते नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नायक में संधि है। दोस्तों, नायक में अयादी संधि होती है। अयादी संधि की पहचान क्या होती है? देखिए, अय आए, अय आए, अव आओ, अय आए, अव आओ। अगर आपको ये साउंड मिल रही है वर्ड के अंदर तो अयादी संधि है, उसमें आप आँख मीच कर लगा सकते हो। जैसे नायक में क्या है, आय की साउंड आ रही है। अय की साउंड कहाँ पे आएगी? नयन, अगर आप लिखो नयन तो आई की साउंड आएगी। अव की साउंड कहाँ पे आएगी? अव। पवन, पवन में क्या आएगी? अव की साउंड आएगी। आव यानी कि पावक, पावक में कैसे साउंड आ रही है? आव की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे ये सभी किसके एग्जाम्पल हुए? अयादी संधि के। अगर दीर्घ संधि का एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? शाक प्लस आहारी, शाक प्लस आहारी तो क्या बनेगा? शाकाहारी, शाकाहारी। देखिए, स्वर संधि के क्या क्या पैटर्न होता है स्वर संधि का? दीर्घ, सबसे पहले दीर्घ, फिर गुण, दीर्घ गुण वृद्धि, ये वृद्धि, फिर यण और फिर अयादी। तो आपको पांचों की पहचान होनी चाहिए। अयादी संधि की हमने पहचान देखी है सारी। दीर्घ संधि की पहचान देखी। देखिए, आ प्लस आ आहारी, शाकाहारी हो रहा है, आ की मात्रा जुड़ रही है इसमें, दीर्घ बन रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दीर्घ बन गया ना, अ प्लस आ बन गया। उसके बाद देखिए वृद्धि, वृद्धि में क्या है? वृद्धि संधि में आपको देखिए एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। सदैव, ये एग्जाम्पल क्या है? सदैव। यहाँ पे आपको एक मात्रा की वृद्धि होती दिखाई देगी। दीर्घ गुण, गुण में क्या है? गुण का एग्जाम्पल अगर आपको दें तो सुरेंद्र, सुरेंद्र। ये जो एक ही मात्रा लग रही है ना, या फिर ये मात्रा, इसमें आप क्या संधि लगा सकते हो? यहाँ पे गुण संधि आती है। अगर हम बात करें, इसके अलावा एक संधि रह जाती है यण संधि। यण संधि की क्या पहचान है? ई य और ऊ व। यानी अगर हम बात करें न्याय की तो न्याय कैसे है? नी प्लस आए, न्याय। जिसके ऊपर ये मात्रा होती है ना, ई की मात्रा, ई की मात्रा के साथ वाला जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है और उसके बाद साउंड किसकी आती है? य की, यानी कि ई की मात्रा और यह, इसको आप याद रखोगे। अगर हम बात करें स्वागत, स्वागत, स्वागत में क्या है? सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत। जिसके साथ देखिए ऊ की मात्रा है वो हो जाएगा आधा और ऊ की मात्रा के बाद साउंड आएगी व की, तो इसलिए ऊ व। और बाद में देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्वर या वर्ण होता है उसके साथ जो मात्रा होती है ना, वो मात्रा चली जाती है व के साथ। और यहाँ पे जो मात्रा थी वो मात्रा कहाँ पे चली जाती है? य के साथ। तो ई है और ऊ है। एक तो ये याद रखना आपने, ये चार याद रख लेने हैं। और दीर्घ में क्या होता है? मात्रा बड़ी हो जाती है और ए की मात्रा और ओ की मात्रा कहाँ पे आएगी? गुण में आएगी। वृद्धि में देखिए सदैव, यहाँ पे वृद्धि हो रही है मात्रा की, एक मात्रा के बाद दूसरी मात्रा लग रही है तो एक मात्रा बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि संधि। तो ऐसे करके आप स्वर संधि के 5 की 5 संधि को आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, वाक्य का प्रकार क्या है ये बताना आपने। तो दोस्तों, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य होता है ये। मिश्र वाक्य का मतलब देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न वाक्य इनकी श्रेणी में नहीं आता, आपको 3 प्रकार के यहाँ पे वाक्य पढ़ने पड़ेंगे: मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगर हम सरल वाक्य की बात करें तो देखिए, घोड़ा तांगा खींचता है, तो ये क्या है?
ये है सरल वाक्य। अगर हम बात करें संयुक्त वाक्य की, तो सूरज उगा और अंधेरा भागा। ये आपको यहाँ पे और मिल रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये संयुक्त वाक्य बना रहा है। एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, इन दोनों को संयुक्त कर दिया, कंबाइन कर दिया। अगर आप बात करें मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य देखिए, जैसे कि सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा। ये जहाँ पे आपको वर्ड मिल रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य है। कोई और एग्जांपल देखें, अगर जैसे इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बनाए तो क्या हो सकता था कि सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। अगर ये वाक्य होता तो ये मिश्र वाक्य में होता। ये ऐसे जो शब्द होते हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, दो वाक्य को मिश्रित कर दिया। ये मिश्र वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य है। ये दो वाक्य को इसने जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य बना, और सिंपल जो है वो सरल वाक्य है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। आप एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे आपको वर्ड मिले कनक कनक, कनक कनक, ये एक एग्जाम्पल होता है। कनक कनक से 100 गुना मादकता दिखाए, जो खाए बुराए सो पाए बुराई। ऐसे करके आपको एक पंक्तियाँ होती है, उसमें कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। इन पंक्तियों में भी यमक अलंकार है। आंसर है यमक अलंकार। लेकिन मैं साथ में बता देता हूँ आपको, जैसे कनक कनक है, ऐसे ही मन का मन का। दूसरा एक और एग्जांपल लें, अगर सजना है मुझे सजना के लिए, तो उसमें क्या हो गया, सजना। अब देखिए, जहाँ पे ऐसी चीज़ें आती है कि फिराना मन का और मन का एक ही शब्द आ रहे हैं बार बार और उनके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होता है। अगर आपको हम बात करें कि फिर श्लेष अलंकार कौन सा होता है, तो श्लेष अलंकार के लिए आपको एक सबसे पहले उदाहरण देना पड़ेगा आपको कि सुब्रन को ढूंढत फिरत, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर, कवि व्याभिचारी और चोर। यहाँ पे देखिए, कवि व्याभिचारी और चोर। सुब्रन जो है, इसका जो अर्थ है कवि के लिए अलग है, व्याभिचारी के लिए अलग होगा और चोर के लिए अलग होगा। तो जहाँ पर एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हों, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, तो अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। तो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में आपको कन्फ्यूजन होगी अक्सर, लेकिन आपने डिफरेंस क्या देखना है कि यमक में वर्ड अलग अलग होंगे, मन का, यहाँ पे इनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। मन का, इस पे क्या है कि हमारा जो मन होता है उसके अंदर का मन का फेर, ऐसे बोल रहा है। और श्लेष जो है, श्लेष अलंकार में सुब्रन के लिए, सुब्रन का अर्थ जो कवि के लिए अलग, व्याभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग, इसमें अर्थ चिपके हुए हैं। उसके बाद अनुप्रास अलंकार में आप सभी को पता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, अनुप्रास अलंकार होता है। एक होते हैं रूपक और एक होता है उपमा। इन दोनों को भी आपको पता होना चाहिए कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या फ़र्क है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले देखिए हिंदी में क्या है, ज़्यादातर आपको डेफिनेशन से कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आपको एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए उपमा अलंकार का अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि नील गगन सा, दूसरा एग्जाम्पल हाथी सा, तो जिसमें आपको वर्ड मिले सा, से, सी, सम, सरस या समान, ये अगर आपको वर्ड मिल रहे हैं तो आप आंख मीचकर उपमा अलंकार दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वर्ड ना मिले और तब भी देखिए नील गगन सा, यानी कि क्या बताया उसने, नील गगन के जैसा, हाथी सा, हाथी के जैसा, यानी कि एक प्रकार से क्या हो रही है, उसमें
तुलना हो रही है उसके साथ उसकी समानता बताई गई है एक प्रकार से। लेकिन अगर हम रूपक की बात करें तो रूपक का एग्जाम्पल देखिए, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। अब इसमें क्या है, वो खिलौना है चंद्रमा के समान, तो चंद्र खिलौना बताया उसने। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा सा खिलौना, सा से सी सरस, इनका इसने इस्तेमाल नहीं किया। तो जहाँ पे इसका इस्तेमाल ना होकर भी समानता बताई जाती है या तुलना बताई जाती है, तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार, और इसमें आपको ये साइन मिलेगा। इसका अगर और एग्जाम्पल लें तो चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल से कोमल, यानी कि चरण जो है उसके कमल से कोमल है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, उपमा और उपमान की बात हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। तो आई होप ये चारों के चारों अलंकार आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों कुछ अलंकार हो रहा है, जैसे बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान होती है, उसमें होता है जानो, जानो जनहु, मानो मनहु, जानो जनहु मानो मनहु। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर बात करें एक अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण। अब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, मानवीकरण होता है किसी भी प्रकृति की किसी भी चीज़ का मानवीकरण, तो मानव के जैसे उसको दर्शाया जाए तो मानवीकरण अलंकार हो गया। एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें बताई जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी चीज़ें मैंने बताई, आई होप ये सारी क्लियर होंगी। और ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ जब कई सारी चीज़ें आपको यहीं पे पता लगती है, तो एट ए टाइम ही आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठती है, उनको फिर कहीं और आप देखोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर बताया और ख़त्म किया बात, उससे दोस्तों आपकी नॉलेज में बस उस क्वेश्चन तक की ही आप सीमित रह जाओगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें यहाँ पे देखिए आपको कितनी सारी चीज़ें एकदम से तैयार हो सकती है, और अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकलौता शब्द में समास। तो दोस्तों इकलौता शब्द में कौन सा समास है बताना है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो दोस्तों इकलौता जो शब्द है, देखिए आप इक, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक, और एक क्या है, संख्या सूचक है, तो संख्या सूचक में द्विगु समास। द्वि यानी कि द्वि से आप दो से आप याद रखो, द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पे संख्या आती है। यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन में होता है द्विगु की जगह कर्मधार्य, कौन सा, कर्मधार्य, तो उसकी आप डेफिनेशन देखो क्या है कि इकलौता को अगर हम खोल लें, तो इकलौता को अगर खोल लें तो क्या बनता है कि एक है जो, इकलौता एक है जो या अकेला है जो। तो ऐसे में जहाँ पे जो आता है, एक है जो, तो वहाँ पे हम कर्मधारय समास भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे द्विगु है तो ऑप्शन के हिसाब से द्विगु समास सही होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास होता है। अव्ययभाव यथाशक्ति, साफ साफ, घर घर, यथासंभव, अव्ययभाव समास होता है वहाँ पे। माता पिता, माता और पिता, तो द्वंद्व समास होगा। तो ऐसे दोस्तों समास भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही अगर बात करें कि बहुब्रीही जो समास है, बहुब्रीही में जैसे त्रिनेत्र या नीलकंठ, इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीही समास होगा। और इसके अलावा कर्मधारय की हमने बात कर चुके हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न पंक्तियों में रस है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी। यानी कि इसमें क्या है, वो उसकी सुंदरता की एक प्रकार से तारीफ कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये अद्भुत चीज़ है। जो रस होते हैं उनका स्थायी भाव क्या होता है, तो जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव होता है रति, श्रृंगार रस। और श्रृंगार की आपने देखिए यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लेनी है, श्रृंगार कई बार आ जाता है मिस स्पेल्ट में, तो श्रृंगार ऐसे बनता है। यहाँ पे आपको गलती क्या हो जाती है आपसे, ये ऐसे लगा देते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ये आधा होता है। हास्य का ह्रास, सॉरी हास्य का हास, ह्रास तो कमी हो जाएगी, हास यानी कि हंसना। करुण जो रस होता है उसका स्थायी भाव होता है शोक। तो वीर का जो स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र क्रोध, भयानक में भय, विभत्स घृणा या जुगुत्सा, अद्भुत यानी कि विस्मय। और बात करें
शांत जो है, शांत का निर्वेद। ये आपने क्या करना है, सिर्फ इतना याद कर लेना कि इस रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अति प्लस आवश्यक, यानी कि अति प्लस आवश्यक। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और यहाँ से आपको एक चीज़ और बतानी है कि इसमें संधि तो सही है ये विच्छेद, लेकिन संधि इसमें है कौन सी। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ई और ई के बाद आ, और जहाँ पे ई था पहले यहाँ पे ई की मात्रा है, और उसके बाद यह आपको दिख रहा है ई है और ऊ है। कहाँ पे मिलते हैं आपको ई है और ऊ है, ये मिलते हैं आपको यण संधि के अंदर। तो इसमें कौन सी संधि हुई, यण संधि। अभी हमने संधि की थोड़ी सी एक रिवीजन ली थी, तो उसमें ई है ऊ है की आपने बात करी थी, तो ई है ऊ है से आप पता लगा सकते हो कि ये यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। तो छठी का दूध याद आना मतलब कठिनाई का अनुभव होना। जब कोई कार्य हमें कठिन लगता है तभी हम बोलते हैं कि छठी का दूध याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, कुचेष्टा में उपसर्ग है, उपसर्ग में उपसर्ग है, नाखुश में उपसर्ग है, मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाधीन। इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से स्वाधीन का विलोम पूछा है, तो स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बहन में समास। अभी हमने करा था जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, तो इसमें द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। द्व द्व सेम चीज़ है, तो सेम कैटेगरी की दो चीज़ अगर आपको मिले तो द्वंद्व समास। भाई बहन दोनों सेम कैटेगरी के हैं, माता पिता सेम कैटेगरी, लेकिन इनका विग्रह करते हैं तो और आता है। ऐसे ही अगर आपको एक देखिए साइन वाला आपको अगर मैं लिखूँ तो घर घर, घर घर, अभी क्या है ये सेम है, लेकिन जैसे भाई और बहन कैटेगरी सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, आपस में अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। और इसमें क्या होता है, इस घर के बाद घर, इसमें होता है अव्यवभाव समास। द्विगु आपको पता चला, इसमें संख्या आती है। कर्मधारय, नीलकमल, कर्मधारय समास होता है, इसमें क्या होता है विशेषण विशेष्य होता है। बहुब्रीहि जैसे त्रिनेत्र, तिरंगा, इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, राम ने रोटी खाई, बिल्कुल सही वाक्य है। राम रोटी खाई गलत, राम ने रोटी खाया गलत, राम रोटी खाई गलत। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैं बोल जाना मुहावरे का अर्थ। टैं बोल जाना मर जाना, बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो टैं बोल जाना क्या होता है, मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन, साधुओं का एक वचन बताना है, तो साधुओं का एक वचन जो था वो था साधु। अभी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने 2 बार पूछा है और दोनों बार इसके आंसर जो है वो अलग माने हैं। अब साधुओं का एक वचन तो साधु होता है, यानी कि साधु का बहुवचन क्या होगा, साधुओं होगा, कि बहुत से साधुओं को खाना खिलाया। वाक्य में अगर आप देखो तो यूज़ हो सकता है साधुओं, बिल्कुल सही हो सकता है। और अगर ऑप्शन में साधु का साधु ना हो तो साधु का साधुओं लगाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही देखिए हिंदी कहती है कि लता का लताओं, साधु का साधुओं, वधु वधुओं, घर घरों, जो जो, ऐसे करके बहुवचन बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर एचएसएससी ने ही ये क्वेश्चन पूछा था कि साधु शब्द का बहुवचन रूप है, और उसमें आंसर माना था साधु का साधु ही होता है। साधु अपने आप में बहुवचन है। तो इसलिए दोस्तों आप इसको, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों है। लेकिन अगर मेरी तरफ से आप पूछोगे तो साधु का साधु ही रहता है। एक बार साधुओं मानना था, अब आगे ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में इन दोनों में से या तो एक मिलेगा या फिर ये क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें विशेषण है। विशेषण पूछा है फ्रेंड्स, तो विशेषण कौन सा होगा, जैसे अगर हम बात करें कि मोहन मोटा है, तो मोहन जो है वो संज्ञा हुआ, और मोहन की विशेषता किसने बताई, मोटा ने बताई, तो मोटा क्या हुआ, विशेषण हुआ। इंग्लिश में जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से क्या तैयार करना है, कई बार पूछ लेते हैं कि विशेषण हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण होते हैं 5 प्रकार के। विशेषण हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के।
अगर बात करें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। फिर बात करें सर्वनाम, सर्वनाम होते हैं 5 प्रकार के। बात करें संज्ञा, संज्ञा होती है 3 प्रकार की, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। इंग्लिश में दोस्तों, इंग्लिश में भी क्या होता है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन कई बार पहले पढ़ाया जाता था 5 प्रकार की, अब 2 प्रकारों को इनमें ही जोड़ दिया जाता है। संज्ञा के बाद आपको पूछ सकता है कारक कितने प्रकार के हैं। कारक, तो दोस्तों कारक होते हैं 8 प्रकार के। बात करें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य, तो वाक्य को आपको 2 तरीके से याद रखना है। अगर आपको पूछे अर्थ के आधार पर और आपको पूछे रचना के आधार पर, तो दोस्तों वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपवाक्य, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उपवाक्य होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। साथ में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाक्य है उसके भाग कितने हैं। वाक्य के भाग, तो वाक्य के भाग होते हैं 2, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य होते हैं 2 प्रकार के, प्रधान और आश्रित उपवाक्य। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है कि वाक्य के भाग कितने होते हैं, 2, एक उद्देश्य एक विधेय। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है ना, प्रधान उपवाक्य तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध, तो 5 प्रकार के होते हैं पदबंध। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अव्यय होते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है जब पूछ लिया जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो इनमें से कुछ भी फिर पूछा जा सकता है और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में रोटी कारक है। देखिए रोटी कैसा कारक है, इसमें कर्ता ने कर्म को, इसमें कौन सा कारक हुआ, जो कर्म कारक, यानी कि बी जो है वो इसमें कारक है, कर्म कारक। हम बात कर सकते हैं कर्ता ने कर्म को, अगर कारक की बात करें तो कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या लगता है, कर्ता ने, कर्म के साथ कर्म को। फिर कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा। इसके बाद क्या आता है, संप्रदान, संप्रदान को। देखिए सेकंड वाला 4th में रिपीट हो रहा है, को। फिर अपदान से, ये जो 3rd वाला है ये 5th में रिपीट हो रहा है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को अपदान से, लेकिन इसमें से क्या है, अलग होने की सेंस है, और इसमें जिसके द्वारा काम किया गया है वो सेंस है, सेंस इनकी अलग होती है। अपदान के बाद संबंध, संबंध में क्या होता है, संबंध में होता है काके की, काके की। फिर अधिकरण में या पर, अधिकरण में पर। फिर संबोधन में हे और अरे, हे और अरे। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संबंध काके की, संप्रदान को अपदान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये कारक जो है ये 8 प्रकार के हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही संधि विच्छेद करें। रामावतार, रामावतार में संधि कौन सी है दोस्तों, रामावतार में संधि हुई ये राम प्लस अवतार, अ की मात्रा यहाँ पे है म के साथ और अ जुड़ा है तो आ बना लिया।
अ प्लस आ बन रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रही है, दीर्घ संधि आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, उन्होंने, राम का, परीक्षा या बड़ा। तो देखिए आप सभी को पता है कि उन्होंने जो है इसमें सर्वनामिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा मेहनत, महानता, महत्तम या मेहमान। तो महान से महानता बनता है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हुई, महानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन, अभिव्यक्ति बताना है कैसे बनता है, तो अभिव्यक्ति बनता है ऐसे, ऐसे देख लीजिए आप कहाँ पे है, अभिव्यक्ति बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए एक शब्द हो लेकिन अर्थ एक से अधिक हो तो श्लेष अलंकार, क्योंकि वहाँ पे अर्थ क्या है, चिपके हुए हैं। लेकिन शब्द एक से ज़्यादा बार आए और अलग अलग अर्थ बताए तो फिर यमक अलंकार, कनक कनक, वहाँ पे क्या अलंकार होगा, यमक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सु प्लस आगत में स्वागत कौन सी संधि हुई। यहाँ पे क्या है, ऊ की मात्रा देखिए, ऊ और व, उव और य, उव और य कहाँ पे बताया था मैंने, यण संधि के अंदर। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में अ प्लस आ बन रहा था, गुण में मात्रा लग रही है ये वाली और ये वाली, वृद्धि में मात्रा बढ़ गई, यण में य उव और अयादि में अय आय अव आव। घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। घोड़ा नहीं चलता, भाववाच्य के लिए आपको से ध्यान रखना है, से। घोड़े से चला नहीं जाता, ये आपको करेक्ट देखिए। घोड़े से नहीं चली गई, ये तो वाक्य ही गलत लिखा गया ना, से तो जरूर है इसमें लेकिन वाक्य गलत लिखा गया। घोड़े से चला नहीं जाता, ये होता है भाववाच्य। वाच्य की अगर बात करें तो वाच्य आपको पता होना चाहिए, जैसे लिखिए हम सेंटेंस कि अशोक चाय पीता है, चाय पीता है, ये कौन सा वाक्य हुआ, कौन सा वाच्य हुआ, कृतवाच्य, कृतवाच्य। अगर बात करें कर्मवाच्य की तो अशोक ने चाय पी, अशोक ने चाय पी, ये कर्मवाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, अशोक से चाय नहीं पी जाती, तो अशोक से आ जाएगा वहाँ पे। तो इन तीनों वाच्यों को आप याद रखना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ज़्यादातर भाववाच्य पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको सेंटेंस दिया जाए कि जैसे घोड़ा नहीं चलता, भाववाच्य में कन्वर्ट करना है, या आपसे दिया जाता घोड़े से चला नहीं जाता, तो इसका आपसे पूछ लेता कौन सा, कृतवाच्य है, तो घोड़ा नहीं चलता, ये कृतवाच्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीर रस का स्थायी भाव। अभी दोस्तों हमने रस सारे के सारे देखे थे कि स्थायी भाव इनका कौन सा होता है। तो वीर रस, वीर क्या होता है, उत्साह होता है वीर के अंदर बहुत सारा, तो उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय भी पूछा जाता है, पद परिचय क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। तो बहन जो है वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा है बहन। उसके बाद देखिए कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कर्म कारक नहीं है, इसमें स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक दे रखा है सभी में, तो कर्ता कारक से ही आप इसका आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रसोई का घर, रसोई घर यह कौन सा समास है। तो रसोई घर मैं बहुत बार सभी वीडियो में बताता हूँ, तत्पुरुष का जब भी एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं रसोई घर ही देता हूँ, तो तत्पुरुष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाथी शब्द का बहुवचन है, तो हाथी शब्द का दोस्तों बहुवचन होता है, हाथी का हाथी ही होता है, हाथियाँ नहीं होता, हाथियाँ ये नहीं होता, हाथी का हाथी ही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है। समान मैंने बताया था आपको, जहाँ पे समान, सा, से,
ये वर्ड लग जाए सा से सी सम सरस समान, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा का जो दूसरा प्रतिद्वंदी होता है कौन होता है? रूपक। उपमा में और रूपक में दिक्कत आती है, श्लेष में और यमक में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी देखिए, निर्धारित बताना है कैसे बनता है। निर्धारित, तो निर्धारित ये नहीं होता, निर्धारित ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा निर्धारित के लिए। ये मात्रा आगे की आएगी और ये मात्रा भी आगे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कृत वाच्य में लिखिए। अभी इसलिए आपको मैं बता रहा था वाच्य वहाँ पे कृत, कर्म और भाव तीनों ही आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। तो इस राम ने श्याम को कथा सुनाई, ये कर्म वाच्य में सेंटेंस है, ने जहाँ पे लगा हुआ है। अब कृतवाच्य में कैसे बनता? राम श्याम को कथा सुनाता है, ने का लोप हो जाएगा, राम श्याम को कथा सुनाता है, यह है कृतवाच्य। और राम ने श्याम को कथा सुनाई, ये है कर्मवाच्य। अगर आप बात करें भाववाच्य की, तो राम से कथा नहीं सुनाई जाती, तो वो कौन सा होता? भाववाच्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए आप। तो देखिए लड़के जो है, जैसे वहाँ पे बहन थी तो यहाँ पे लड़के है, जातिवाचक संज्ञा लड़के की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और ये पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, लड़ते क्रिया का कर्ता है, जो लड़ते इसका कर्ता भी है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ये देखिए यहाँ पे ये जो साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? त के साथ अ नहीं है, त के साथ यहाँ पे अ नहीं होता। जब त और ये जो साइन होता है त के साथ प्लस अ होता है, तब बनता है पूरा त। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि त में अ होता है स्वर के रूप में, लास्ट में अ स्वर के रूप में। अब यहाँ पे स्वर नहीं है लास्ट में, यहाँ पे क्या है? व्यंजन। और व्यंजन प्लस व्यंजन जब होता है तो व्यंजन संधि होती है। कौन सी होती है? व्यंजन संधि। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी जैसे व्यंजन व्यंजन जुड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जगतनाथ ही होगा, त का किस में कन्वर्ट हो गया? न में। तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास में पहला खंड प्राय प्रधान होता है या दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है? तत्पुरुष में दूसरा अथवा अंतिम जो खंड होता है वो प्रधान होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव के अंदर दोस्तों फर्स्ट पद जो होता है वो प्रधान होता है, फर्स्ट पद प्रधान। अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो यथाक्रम, यथाशीघ्र, घर घर, साफ साफ, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है देखिए द्वंद्व। जो द्वंद्व समास होता है उसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करें द्विगु, द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक होते हैं, सप्तऋषि, तिरंगा। फिर बात करें बहुब्रीही, बहुब्रीही में क्या होता है? त्रिनेत्र, मुरारी, ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें बहुब्रीही समास है। फिर कर्मधार्य का जैसे नील कमल, महात्मा, काली मिर्च, ये पूछा जाता है कई बार कि काली मिर्च में कौन सा समास है। तो काली मिर्च, मिर्च की विशेषता है ना, विशेषण विशेष्य कर्मधारय होगा। फिर बात आती है तत्पुरुष। दोस्तों तत्पुरुष में कौन सा समास होगा? दोस्तों तत्पुरुष का एग्जाम्पल क्या होगा? रसोई घर, कमर तोड़। या बात करें वनगमन। और इसके लिए विशेषता क्या है? तत्पुरुष का सेकंड पद प्रधान होता है। ये मैंने क्यों लिखवाया दोस्तों? देखिए अव्ययी भाव फर्स्ट पद प्रधान, द्वंद्व दोनों, और तत्पुरुष का दूसरा, ये तीन तो आपने याद रख लेने बिल्कुल।
यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध दोस्तों रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो धनुज है, असुर है, रजनीचर है। सुर जो है नहीं है। अगर यहाँ पे होता असुर तो असुर क्या होता, वो इसका पर्यायवाची होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन है, देखिए प्रकृति लिखना है। तो प्रकृति कैसे बनता है? प्रकृति बनता है ऐसे, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन, यह कौन सा समास है? तो तीन क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया, एक प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है त्रि का मतलब होता है तीन, और तीन हो गया संख्या, तो द्विगु यानी कि संख्यावाचक इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इति प्लस आदि इत्यादि, देखिए इति ई और ई के साथ आ की मात्रा है। मैंने बताया था आपको ई के साथ क्या लगता है, ई के साथ लगता है ई है और उ व। ई है और उ है किस संधि में होता है? यण संधि के अंदर होता है। तो यण संधि की पहचान बता चुका हूँ मैं पहले, ई है उ है, और देखिए साथ में इति ई है तो आधा रह जाएगा, और आ है, आ के साथ जो मात्रा है वो यह पे चली जाएगी, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? खुश के साथ तो नाखुश लगता है, नाखुश बोलते हैं तो तब सही शब्द बनता है। तो ना उपसर्ग, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है तो ना उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमेय पर उपमान का, रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है। डेफिनेशन के हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको भी आप याद कर लेना, बाकी पहचान मैं बता चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम रोटी खाता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। राम रोटी खाता है, सिंपल वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, तो क्रिया बतानी है। तो राम रोटी खाता है तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म की इसमें आवश्यकता पड़ती है सकर्मक में, और राम क्या है, ये करता है, रोटी क्या है, कर्म है, और खाता क्या है, क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया ये हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। यदि होता यहाँ पे रोटी ना होता और होता राम खाता है, तो हमें क्या खाता है उसका आंसर नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता, अकर्मक क्रिया होती। फिर कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। राम सोता है, क्या सोता है पता नहीं, राम तैरता है, तो उसमें अकर्मक क्रिया, ऐसे सेंटेंस में अकर्मक क्रिया होती है। जब बात होता है राम सेब खाता है या राम पत्र लिखता है, तो उसमें कर्म की बात हो रही है, कोई एक चीज़ है जो कर्म भी उसमें सेंटेंस में हमें मिलता है, तो सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म आपको मिलेंगे, जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो राम करता हुआ, श्याम और पत्र क्या हो गए, दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक क्रिया। इन सभी के अलावा दोस्तों आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। देखिए, अकर्मक और सकर्मक के अलावा संयुक्त क्रिया आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, देखिए संयुक्त क्रिया क्या होती है? खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो खाना और खाया, यहाँ पे क्या हुआ, संयुक्त क्रिया एक प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। फिर देखिए संयुक्त क्रिया के बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा मिल रही है किसी काम को करने की। तो जैसे पत्र लिखवाना, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, या राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखवाना क्या हुआ, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। फिर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के बाद एक चीज़ पूछी जाती है, पूर्वकालिक क्रिया पूछी जाती है। पूर्वकालिक क्रिया, तो इसमें क्या होता है, राम श्याम से लड़कर आया है, लड़कर आया है, तो ये पूर्वकालिक यानी कि लड़कर उसके बाद वो आया है, तो पूर्व में कोई एक्शन करके आया है, तो वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु, नाम धातु क्रिया में आपको क्या बताना है? देखिए संज्ञा संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण,
इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर आपको जोड़ना पड़ जाए क्या, कोई भी प्रत्यय, तो वो होती है नाम धातु क्रिया। जैसे रंग जो होता है, रंग, रंग से बना दिया रंगना। गरम, गरम से बना दिया गरमाना। तो ये कौन सी क्रिया हुई यहाँ पे, ये नाम धातु क्रिया हो गई। फिर देखिए आपसे पूछा जा सकता है सजातीय क्रिया कौन सी है, सजातीय, लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, सजातीय क्रिया हो गई। तत्कालीन क्रिया, तत्कालीन, राम आते ही सो गया। ऐसे वाक्य में आपको तत्कालीन क्रिया देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सभी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। सिंपल क्रिया जो होती है उसके अलावा अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, ये तीनों पता होनी चाहिए, और बाकी की ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको जोड़कर लिखना है भाई कि कल्लभ जो होता है वो किसका बच्चा होता है। दोस्तों कल्लभ हाथी के बच्चे को बोलते हैं कल्लभ। पिल्ला, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। बछड़ा, बछड़ा बोलते हैं गाय के बच्चे को। पाड़ा या कटड़ा भी बोल देते हैं तो भैंस के बच्चे को। चूजा, मुर्गी के बच्चे को। तो ऑप्शन देख लेना आप कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राण शब्द डैश वचन में प्रयुक्त होता है। प्राण जो है वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इनके अलावा अगर बात करें प्राण या दर्शन या अक्षत या बाल या हस्ताक्षर, ये सभी क्या होते हैं, बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक से दूध पिया गया, यह वाच्य के लिए उदाहरण है। बालक से दूध, से आ गया भाववाच्य, बताया है मैंने पहले आपको। कृतवाच्य होता या कर्मवाच्य कैसे होता, बालक दूध पीता है तो कृतवाच्य होता। बालक ने दूध पिया कर्मवाच्य, बालक से दूध पिया गया भाववाच्य। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिराहा शब्द में उपसर्ग। तो तिराहा में आप सभी को पता है कि जो ती प्लस रहा बनेगा तिराहा, तो ये उपसर्ग हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लजा रही है, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। वह लजा रही है, तो इसमें आप बता सकते हो कौन सा क्रिया हुई। इसमें सकर्मक क्रिया है क्या, वह लजा रही है, क्या लजा रही है, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा। तो अकर्मक क्रिया आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कर्म नहीं मिल रहा। देखिए कर्ता है, क्रिया है, और ये भी ये सहायक क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन प्लस रथ, ये बनता है मनोरथ। मन प्लस रथ बनता है मनोरथ। ऐसे ही जैसे यश प्लस दा तो बन जाता है यशोदा, या यश प्लस धरा तो यशोधरा। तो ऐसे ही मन प्लस रथ मनोरथ। और ये पीछे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग संधि हो गई है। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। जहाँ पे ये पीछे दिख जाए आपको, इसको बोलते हैं विसर्ग, और उसमें संधि कौन सी हुई, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से और अधिकरण में पर। तो दोस्तों ये सारे ऐसे मैच होंगे, आंसर देख लेना आप कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं। तो दोस्तों 11 स्वर तो वैसे ही हैं। एक होता है अनुस्वार, जिसको हम लिखते हैं बिंदी सी ऐसे पीछे होती है, और जब 2 बिंदी पीछे लगती है तो ये वो होता है विसर्ग। तो विसर्ग और अनुस्वार के साथ टोटल कितने हुए, 13 होते हैं स्वर। इसके अलावा दोस्तों आपको वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहली तो बात ये हो गई
कि 11 स्वर होते हैं। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 13 तो ये हो गए, और व्यंजन जो है वो 39 जो है वो व्यंजन होते हैं। इन टोटल को अगर बात करें तो 13 + 39 तो 52 हो जाते हैं। वैसे 11 ये और 33 ये 44 भी आपको संख्या मिलती है, लेकिन टोटल की बात करें तो 52 हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए घोष, वर्णमाला से घोष, सघोष, घोष या इसको सघोष भी बोल सकते हैं, और अघोष, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा घोष है या अघोष है। तो घोष की अगर बात करें, देखिए क, च, ट, त और प, ये जो वर्ग होते हैं ना, सारे के सारे 5 वर्ग हैं। इन वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, इसके अलावा सभी के सभी स्वर और य, र, ल, व और ह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं घोष या सघोष। इसके अलावा जो बच गए, जैसे इन सभी वर्गों का पहला और दूसरा, वो अघोष हो जाते हैं। अगर बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की, अल्प प्राण और महाप्राण भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। देखिए घोष, सघोष जिसमें गूंज आए, जिनको बोलने में गूंज उत्पन्न हो तो वो घोष और सघोष होते हैं। जो जिनमें गूंज उत्पन्न ना हो तो अघोष। अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता हो, कम जोर लगे, अल्प प्राण। जिनको बोलने में ज़्यादा जोर लगे, महाप्राण। तो इसमें से अल्प प्राण कौन से होते हैं, देखिए ये जो क, च, ट, प और त और प वर्ग है, इन सभी के पहला, तीसरा और चौथा, इसके अलावा सभी के सभी स्वर और य, र, ल, व, ह, ये सारे के सारे, बस तीसरा, चौथा, पांचवा की जगह क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं। और इनके अलावा जो बच गए, दूसरा और चौथा, वो महाप्राण हो जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं क आराम से बोल देते हैं, और ख पे थोड़ा जोर देना पड़ता है, तो ये हुआ अल्प प्राण, ये हुआ महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। पुल्लिंग शब्द आप सभी को पता है, देखिए कुर्सी स्त्रीलिंग है, माता स्त्रीलिंग है, सुगंध स्त्रीलिंग है, पक्षी जो है वो पुल्लिंग शब्द हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि यानी कि मैंने बताया था आपको कि मात्रा ऐसे करके एक मात्रा बढ़ गई, तो सदैव में क्या है, वृद्धि संधि। इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, सदा प्लस में एव, आ और ए मिलकर एक वृद्धि हो जाती है, जिसमें सदैव संधि इसमें बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं। पूरी बात कहते हैं मतलब अर्थपूर्ण बात बन जाती है, तो वो वाक्य होता है। शब्दों का समूह होता है जिससे पूरी बात हम बोल पाते हैं, तो वाक्य से ही पूरी बात होती है, किसी भी पद या पदबंध से पूरी बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, यहाँ कौन सी संधि है, चंद्रोदय। मैंने आपको बताया था कि अगर विसर्ग ना लगे ना पीछे, तो ये मात्रा और ये मात्रा, इसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि होती है ना, जिसमें स्वर संधि के 5 पार्ट है और विसर्ग और व्यंजन संधि अलग अलग पढ़नी पड़ती है। तो देखिए प्रत्येक में क्या है, स्वर संधि है, महर्षि में स्वर संधि है, पवन में स्वर संधि है, उद्धार में क्या है, व्यंजन संधि है। कैसे बनता है उद्धार, उत प्लस में हार, तो ये होता है उद्धार। और त और ह दोनों व्यंजन है, तो यहाँ से व्यंजन संधि बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम। आप जो है अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखिए, अव्ययभाव समास, यथाविधि में क्या है, अव्ययभाव समास होता है। तत्पुरुष और द्वंद्व, दूध और रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, तो द्वंद्व समास हुआ। बहुब्रीहि, सिर कटा, बहुब्रीहि। और तत्पुरुष मन माना, ये तत्पुरुष समास हुआ।
तो आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, काल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भूतकाल देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये तो वर्तमान काल है। भविष्यकाल शायद मैं कल पढ़ूँगा, मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो ये भूतकाल हो गया। राइट आंसर आप देख सकते हो कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य डैश कारक के लिए उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लड़का पत्थर को फेंकता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कारक हुआ कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को डैश कहते हैं। समास, संधि, विग्रह वाक्य या कारक। तो दो वर्णों के मेल से संधि बनती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो, तो वो कौन से होते हैं? अवयव होते हैं, अवयव बोल सकते हैं, या उनको बोलते हैं अविकारी। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द इनको हम बोल सकते हैं। तो विकारी या अविकारी शब्द आपको पता होना चाहिए। विकारी जिनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो क्या होते हैं? विकारी होते हैं। जैसे शेर है, यदि स्त्रीलिंग में यूज करेंगे तो शेरनी हो जाएगा। शेर का क्या हो सकता है? शेरनी। इनको चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन यदि बात करें हम के साथ, परंतु, ऐसे शब्द होते हैं ये, इनको कहीं भी लिखाइए। जैसे विस्मयादिबोधक में बात करें तो हाय, हाय, अरे, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको कहीं भी यूज़ करो आप, इनमें चेंज नहीं होगा। किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। इनके आपको पता होना चाहिए कि इनके कितने पार्ट होते हैं अविकारी के। अविकारी में एक तो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता होती है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको जब यूज़ करते हो ना, जैसे सुंदर, राम सुंदर लिखता है, श्याम सुंदर लिखता है, पूजा सुंदर लिखती है, तो लिखती है चेंज हो जाएगा, लेकिन सुंदर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये अविकारी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जैसे और, तथा, ये संयोजक है यानी कि जोड़ने वाले। किंतु, परंतु, ये वियोजक है यानी कि इनको अलग अलग करने वाले, तोड़ने वाले। फिर है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक जैसे के साथ, के साथ, के पीछे, तो ये क्या होगा? संबंध बोधक का उदाहरण होगा। और विस्मयादि बोधक, हाय, अरे, वो क्या होंगे? ये सारे के सारे अविकारी होंगे। विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यश, यश प्लस अर्थी, ये बनेगा यशार्थी। यशार्थी, जबकि यहाँ पे ये मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये आ जाती है तो ओ की मात्रा हो गई, यशोर्थी बनना चाहिए था, लेकिन इसका राइट आंसर यशार्थी होता है। इसलिए यहाँ पे विसर्ग गलत लगाया इन्होंने, क्योंकि विसर्ग लगता है यश प्लस जब लगते हैं हम धरा, तो ये बनता है यशोधरा। आप इसको एक बार चेक करके बताना कि क्या यहाँ पे विसर्ग आना सही है या नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर तो यशार्थी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाक्य डैश वाच्य में है। तो दोस्तों ये जो वाच्य है ये कर्ता यानी कि कृत वाच्य है। कर्ता इसने लिख रखा है, कृत वाच्य होगा ये। स्त्री कपड़ा सीती है, स्त्री ने कपड़ा सिया कर्मवाच्य, और स्त्री से कपड़ा सिया जाता है या स्त्री से कपड़ा नहीं सिया जाता तो भाववाच्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में? संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल है लेकिन संदिग्ध है, तो मैं शायद पढ़ रहा हूँ, ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राम तैरता है, यह वाक्य डैश क्रिया के उदाहरण है। राम तैरता है, क्या तैरता है? उसके लिए आपको कर्म यहाँ पे नहीं मिल रहा।
राम पत्र लिखता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन राम तैरता है कर्म की इसमें उपस्थिति नहीं है, तो अकर्मक है, ये अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के कितने भाग होते हैं। अभी अभी दोस्तों मैंने बताया था जबकि विशेषण के कितने भाग, कितने टाइप के होते हैं विशेषण, और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तब मैंने बताया था कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। दो भाग दो होते हैं वाक्य के। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, ये दो भाग होते हैं वाक्य के। जबकि आपको पूछा जाए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपको 2-3 आंसर आपको देने पड़ेंगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन जो होता है इसमें देखिए यहाँ पे ट मूर्धन्य व्यंजन है। ये दोस्तों जो फोटो मैंने लिए हैं ये पेपर से ही उठाए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको पेन चला हुआ मिल सकता है, क्योंकि कुछ पेपर ऐसे थे जिन पे पेन चला हुआ है। तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? ट जो है वो मूर्धन्य है, ट मूर्धन्य, और च तालु। आप इन दोनों को याद रखो, यही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनका ही हमें याद नहीं रहता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जैसे त, तो त आप बता दोगे कि त बोलते समय दांत पे जीभ आ रही है तो दंत आप बोल दोगे। अगर आपसे पूछे कि क, तो कंठ आप बोल दोगे। तो ऐसे ही आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ल जो है ये, इसकी साउंड क्या है, तो आपको बोलनी है पार्श्विक। क्या बोलनी है? पार्श्विक। क्योंकि जब आप ल बोल रहे हो ना तो साइडों में जीभ लगती है, तो पार्श्विक हुआ। इसके अलावा र का क्वेश्चन आता है कि लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो र होता है लुंठित या प्रकंपित, क्योंकि जब र बोलते हैं तो जीभ में वाइब्रेशन होती है, इसलिए प्रकंपित इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है तालमेल न होना, यानी कि कोई इधर है कोई उधर है, तालमेल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, तो गौशाला में दोस्तों तत्पुरुष समास है। गौ के लिए शाला, या गाय का घर, गाय के लिए घर, तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध है, इसकी विशेषता आधा लीटर बता रहा है, तो ये कोई चीज़ की, किसी की चीज़ की मात्रा है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो दोस्तों ऐसे में कौन सा समास आता है? परम है जो, जिसमें जो आ जाता है तो कर्मधारय समास इसमें आ जाएगा, परमेश्वर में कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? कई सार्थक जिसके खंड हो सके दोस्तों, ये पूछा है, तो उसको बोलते हैं यौगिक। सार्थक इसके क्या हो सकते हैं? खंड हो सकते हैं। जैसे अब रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें रूढ़ की, तो रूढ़ का जो एग्जाम्पल आपको है रोटी, स्त्री, यानी कि जिनका लगातार रूढ़, यानी कि रूढ़िवादी, आपने सुना होगा रूढ़िवादी, जो पुराने समय से ही चलती आ रही है, तो ऐसे शब्द जो पहले से ही यूज में है तो उनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। रोटी, स्त्री, ऐसे जो भी शब्द हैं जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कौन से होंगे? जैसे विद्या प्लस आल्य, तो ये बन जाता है विद्यालय। तो ये क्या है? ये यौगिक है, यानी कि विद्या और आल्य। विद्या का अर्थ हुआ पढ़ाई, आल्य का अर्थ हुआ घर, तो पढ़ाई के लिए घर, विद्यालय। लेकिन योग रूढ़ कौन सा होगा? जब ऐसे ही दो शब्द जुड़ते हैं, जैसे गजानन, अब गज हाथी, आनन यानी कि शर, और इसका जब अर्थ निकलता है तो वो कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे गजानन किसको बोल देते हैं? गजानन बोल देते हैं गणेश जी को। तो जब दो शब्दों को मिलकर कोई शब्द बनाया जाए और उनका कुछ तीसरा अर्थ निकले तो वो होंगे योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनको भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र का संधि विच्छेद कीजिए,
तो इसका राइट आंसर माना गया था विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी ये थी कि भी आ की साउंड कहाँ से आई है ये, तो ये आप लगा के चलिए कि ये एक एक्सेप्शन है, आपको इसकी आंसर यही देना पड़ेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? कर, कर का मीन्स जो दोस्तों हाथ भी होता है, टैक्स होता है और किरण भी होता है, तो कर का अर्थ कर्म नहीं होता, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिपर पात सरिस मन डोला, सरसी लिखा हुआ है, सरिस मन डोला में अलंकार सा से सी सरिस समान किसमें आता है? उपमा के अंदर आता है। उत्प्रेक्षा में जानो जनहू मानो मनहू, श्लेष में अर्थ चिपके रहते हैं। रूपक में उपमा का ही जैसा रूपक होता है, चंद्र कमल, चरण कमल से कोमल, तो ऐसे में रूपक जिसमें सा से सी सरिस तो ना आए लेकिन कंपैरिजन ज़रूर होता है, और इसमें क्या होता है जैसे चरण, ये साइन आता है चरण कमल, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलकंठ, अगर आप बात करें इसमें दो समास हो सकते हैं। कंठ जो नीला है, अगर बात करें तो विशेषण और विशेष्य की तो कर्मधारय, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं। इसके अलावा नीलकंठ जो है वो शिव जी को बोल देते हैं, तो बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रासायनिक कैसे बनता है? रासायनिक, ऐसे बनता है रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? भरपेट में समास कौन सा हुआ? बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययभाव, अव्ययभाव समास इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद। स्वैच्छिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक वृद्धि हो रही है, तो यानी कि संधि तो कौन सी हो जाएगी इसमें? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो स्वैच्छिक में क्या हुआ देखिए, स्व प्लस ऐच्छिक, जब आप लिखते हो अ प्लस ए मिलकर एक मात्रा इसमें वृद्धि हो जाएगी, तो स्व प्लस ऐच्छिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना आप, स्व विसर्ग संधि इसमें नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डैश कहते हैं। धातु के अंत में लगते हैं उसको कृत प्रत्यय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि डैश कहलाती है? लिपि, आप सभी को पता होगा, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है। दो समीप वर्णों के मेल से संधि बनती है, आप सभी को पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है तथा इसे स्वर से परे दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? विसर्ग। दो बिंदियों के रूप में जब लगाया जाता है तो विसर्ग, और एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है उसको अनुस्वार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय अभी हमने पढ़े थे, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये है संबंध बोधक अव्यय। जैसे सड़क के साथ एक नहर है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, टेबल के पास एक पुस्तक है, कमरे के अंदर, छत के ऊपर, ऐसे करके जब हम लगाते हैं तो हम संबंध बताते हैं किसी चीज़ का। समुच्चय बोधक में आपने अभी पढ़ा था कि चीज़ों को संयोजन किया जाता है चीज़ों का, और वियोजन किया जाता है, जैसे किंतु, और, तथा, ऐसी जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक के साथ आते हैं, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। जबकि विस्मयादि बोधक में क्या आता है? हाय, अरे, जो आश्चर्यजनक शब्द है वो विस्मयादि बोधक के अंदर आएंगे। अगर आपसे बात करें कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण होती है उसके अंदर कौन से शब्द आते हैं? जैसे सुंदर, राम सुंदर लिखता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश संधि वहाँ होती है जहाँ ए या ए का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रमशः ऐ आय अव आव, देखिए अव आव, ऐ आय और अव आव कहाँ पे था? अयादि संधि के अंदर था। हमने ये 2-3 बार देख चुके हैं इसको इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान, गो का दान, यहाँ पे का के की जो है वो संबंध कारक में आता है, संबंध बोधक कारक में आता है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे डैश कहलाते हैं। तो हर्षो, दीर्घ और प्लुत। आपको पता है प्लुत जो है इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम बोल देते हैं कि राम बोलना है हमें और हमें आवाज़ लगानी है लंबी, तो रा आ पे अगर जोर ले दे दें हम तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको रा म। यहाँ पे जब साउंड दे देते हैं तो ये प्लुत स्वर आ जाता है वहाँ पे। जैसे ओम हम बोलते हैं ओम, तो प्लुत स्वर में आ जाता है। जैसे हम बोल देते हैं कि सुनो, सुनो, ओ की मात्रा ज़्यादा चलेगी तो प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण के डैश भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, हम ये पहले देख चुके हैं। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है, ये भी हम देख चुके हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें डैश क्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हम पहले देख चुके हैं। इसका आंसर है नाम धातु। ऑप्शन दोस्तों पेपर के अगले पेज पे थे, इसलिए फोटो में नहीं आए, इसलिए क्या यहाँ पे हम ऐसे ही लिख रहा हूँ कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है उसको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा समय कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। क्रिया के देखिए कितने सारे क्वेश्चन आगे जो हमने देखे थे पहले। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। जब भी ऐसी बात आए कि ये करते तो ये हो जाता, तो उसमें हेतु मद यानी कि कंडीशनल एक प्रकार से कि ये कंडीशन होती तो वो हो जाता, तो उसमें हेतु मद उसको बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। प्रेरणार्थक क्रिया देखी थी मंगवाना, बिठाना। जैसे यहाँ पे देखिए बिठाना, राम ने श्याम को बिठाया, तो बिठाना यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रकार से प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का। तो मन का में यमक अलंकार, कनक कनक, और मन का सजना है सजना के लिए, तो सजना, ऐसे में यमक अलंकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि शुद्ध वर्तनी लाभान्वित कैसे बनेगा। देखिए लाभान्वित होगा ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार। पीपर पात सरिस यूज हो रहा है, सरिस कहाँ पे यूज होता है, उपमा में। नीरस के लिए दोस्तों देख सकते हो आप कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए नी और बाद में लगेगा उपसर्ग प्लस में रस, तो नी प्लस रस, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी शैक्षणिक, जो डी में लिखा हुआ ना शैक्षणिक, ये करेक्ट होगा, ये सारे गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियान्वित शब्द में समास कौन सा है। तो क्रियान्वित शब्द है जो दोस्तों उसमें तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखिए, देख समस्त विश्व सतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो विस्मय शब्द आ रहा है, अद्भुत रस है, आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित, अनुभूति, अध्यक्ष, अवगुण, सब में उपसर्ग है, चक्षु में कोई उपसर्ग नहीं है। विद्योन्नति, विद्या प्लस उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्या प्लस उन्नति में दोस्तों आप देख सकते हो कि विद्या प्लस उन्नति, आप लिख के देखो, आप विद्या आ प्लस ऊ करके ओ की मात्रा आ गई तो गुण संधि में आ जाती है ये मात्रा। मैंने बोला था आपको ये मात्रा और ये मात्रा, तो ये मात्रा कौन सी में, गुण संधि में। नेक्स्ट देखिए, इस साल कम उपज हुई है, रेखांकित का विशेषण विभेद। तो उपज कम हुई है यानी कि मात्रा परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलाना है दोस्तों, सरिस, पीपर पात सरिस मंडोला उपमा। आए महंत बसंत, बसंत की तुलना महंत के साथ हो रही है, तो इसमें कौन सा होगा, रूपक। चमक गई चपला चमचम, देख लो साकेत नगरी यहीं स्वर्ग से मिलने। तो साकेत नगरी का अतिशयोक्ति हो रही है, यहाँ पे स्वर्ग की से तुलना होगी, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है।
तो यहाँ पे च की साउंड आ रही है तो अनुप्रास। नेक्स्ट देखिए, समस्त पद और समास का नाम बताना है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो ये कौन सा होगा? धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास। सप्ताह, 7 यानी कि द्विगु। कमल नयन, यानी कि नयन कैसे है? कमल के समान, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय। और वाग्दाता, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको मात्रा बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री। रम्य का अर्थ सुंदर होता है दोस्तों। रमेश आम खाता है, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है? रमेश आम खाता है तो कृतवाच्य है। रमेश ने आम खाया कर्मवाच्य होता। रमेश से आम नहीं खाया जाता भाववाच्य होता। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 150 प्लस क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में दोस्तों आई थिंक सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं एक प्रकार से, और जो टॉपिक रह गए हैं आप उनको एक बार देख सकते हो किसी भी बुक से, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक की रिवीजन दोस्तों यहाँ से इस वीडियो से हो गई है आपकी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अगर आप सभी सब्जेक्ट के चाहते हो कि क्विक रिवीजन हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। जितना ज़्यादा वीडियोस को चैनल को प्यार मिलेगा दोस्तों उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए आएगा और आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।